हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इससे पिछली वीडियो में आपकी बुक के जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वो हम कर चुके हैं और इस वीडियो में हम ये चैप्टर फिनिश कर रहे हैं विद टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। 4 और क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी द एंड। राइट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 5, डिस्कस द लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन ये है जिसमें कहानी है इनडायरेक्टली कि भाई इंडिया में जो कानून बनाए जाते हैं उनकी इज्जत नहीं होती, इन द सेंस कि कहाँ होती है। आप देखो सड़कों पे लोग ऐसी अपनी मर्जी से ही गाड़ी कहीं भी पार्क करते हैं, कैसे भी चलाते हैं, रेड लाइट पे रुकते हैं, नहीं रुकते हैं। कानून तो बहुत बने हुए इंडिया में, है ना। दहेज के बारे में बना हुआ है, चाइल्ड लेबर के बारे में कानून बने हुए, कहाँ फॉलो हो रहे? हम खुद ही नहीं फॉलो करते। बिल्डिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट कहेगी 2 मंजिल बनाओ, हम 3 जरूर बनाएंगे। बोलेंगे बालकनी मत बनाओ, बिल्डिंग में इतनी बनाओ, हम जरूर आगे तक निकालेंगे, उसको घेरेंगे। तो सभी चारों तरफ ही है। लॉ तो बहुत कुछ बने हुए इंडिया में, बट दे आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड। एनफोर्स भी नहीं होते ना। एनफोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई आदमी उनको फॉलो नहीं कर रहा तो उसको पनिश करो कि वो उसको फॉलो करना शुरू करे। ऐसा भी नहीं होता, मोर और लेस कुल मिला के ऐसे ही चलता रहता है। अब इस चैप्टर के रेफरेंस में अगर हम इसको डिस्कस करें कि लॉज जो हैं वो रिस्पेक्टेड या इन्फोर्स इंडिया में है या नहीं, तो उसके बारे में अगर आप याद रख सकें तो आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपकी बुक से ही मैंने लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से इंडिया को गवर्न किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, क्या उनकी फंक्शनिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सभी की। तो उसमें आर्टिकल 48A कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो भी स्टेट है, स्टेट का मतलब जो भी गवर्नमेंट है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, कि भाई वो अपनी तरफ से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, इम्प्रूव करने में पूरा काम करेगी। ये है ना उनकी पावर। उस हिसाब से उन्होंने लॉ भी बना रखे हैं। एंड दे विल ट्राई टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वो फॉरेस्ट भी सेव करेंगे और साथ में वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जंगली जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनका भी होना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजिकल सिस्टम में सबकी प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। सबका कुछ ना कुछ रोल है, हम समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, बट सबका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बट रियलिटी क्या है? बट रियलिटी यही है कि दैट द फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। बट रियलिटी यही है कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है फॉर कुकिंग। खाने के लिए लकड़ियां जो है वो गरीब लोग काटते हैं और जंगलों में वो लोग रहते हैं। हम तो यहाँ शहरों में रहते हैं मोस्टली, है ना। हमें तो नहीं पता उनकी प्रॉब्लम्स। वो अपनी जगह सही है, उनको कोई और ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, तो क्या खाना ना बनाए तो क्या मर जाएं? इतना वो नहीं सोच पाते कि भी फॉरेस्ट कट करने से बायोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ेगा, बारिशें नहीं आएंगी या गर्मी ज़्यादा हो जाएगी ओवरऑल। फिर वो बात तो चलती ही रहती है ना कि भी ओवरऑल वर्ल्ड में जो गर्मी है वो बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। इतना वो नहीं सोच पाते। उनको रहता है भैया लकड़ी काटो, खाना बनाओ, बात ख़त्म करो, हमें भी तो जीना है ना। एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव। तो और ह्यूमन लाइफ को तो हमेशा बाकी एनिमल्स और उसकी लाइफ से तो ऊपर ही माना जाता है। इसीलिए तो लोग नॉनवेज खाते हैं ना कि भाई बेशक दूसरे जीव जंतु मर जाए, आदमी जरूर जिंदा रहना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी सोच के हिसाब से चलते हैं ना। सो रियलिटी यही है कि फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। और स्टैटिस्टिक्स जो आपकी बुक में दी गई है 3.7 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड, है ना। तो हम इतना जो है वो लूज कर रहे हैं एवरी ईयर, 3.7 मिलियन एकर्स, इतना हम फॉरेस्ट टेक्निकली लूज कर रहे हैं। एंड द एक्चुअल लॉस इज मच हायर। और इलीगल शूटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, जानवरों को भी खूब मारा ही जा रहा है, वो कौन सा बच रहे हैं। कितना भी गवर्नमेंट जो है इसके बारे में लॉ बना ले, बट इलीगल शूटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ चली रही है, बिकॉज इनकी स्किन बहुत महंगी होती है और ये बहुत महंगे में बिकते हैं। तो इनके जो वो बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसकी वजह से ये लोगों को मारते हैं। इनको खाने के लिए भी यूज़ होते ही हैं। तो बेसिकली ये ब्रीफ में डिस्कस किया है, लंबा तो कितना भी लिख लो इस पर। तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द लॉज आर नाइदर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। जनरल डिस्कशन मैंने पहले ही किया कि इंडिया में जो है कानून की कोई बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए आज की तारीख में, अभी मैं कोर्ट नहीं करना चाहूँगा, रिसेंटली ऐसा नोटिस किया गया है कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी, मान लेते हैं कि कोई नदी के जल के ऊपर कोई उनका डिसीजन था या किसी फेस्टिवल की सेलिब्रेशन को लेके उनका डिसीजन था, तो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स अपना एक अलग से वो नोटिफिकेशन या एक अलग से लॉ क्रिएट करके इवन वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी ख़राब कर देते हैं। तो लॉ के बारे में तो सब अपनी मर्जी से ही चलाते हैं हिंदुस्तान में, ये तो एक प्रॉब्लम है ही, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस आर वी टू लीव आर सक्सेसर अ स्कॉर्च्ड प्लेनेट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नहीं समरी में, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। ये हम समरी में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन सब बातों को, फिर भी मैंने इसका आंसर दिया है आई फुल्ली एग्री विद द व्यू कंटेन्ड इन द स्टेटमेंट। हम अपने सक्सेसर्स का, मैंने कहा पता ना बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं क्या, उनको हम जला हुआ प्लैनेट, स्कॉर्च्ड प्लैनेट देंगे, है ना, जिसमें रेगिस्तान होंगे या बदसूरत इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स होंगी जो ख़त्म हो चुकी हैं बिल्कुल, और एलिंग एनवायरनमेंट, एक भयानक और बीमार वातावरण। तो इसके बारे में लिखा गया है that I fully agree with the view contained in the statement. There is every likelihood of such an eventuality occurring in the future. Every likelihood का मतलब ये है कि इस बात के बहुत चांस हैं, अरे बात समझ में ना, इस बात के बहुत चांस हैं कि कल को फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। जिस हिसाब से आज की तारीख में आदमी नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहा है, एक दिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि सारे उसके रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाएं, चारों तरफ जो है बेसिकली एनवायरनमेंट एकदम ख़राब हो जाए, डेजर्ट जैसी पोजीशन हो, कोई बारिश ना हो रही हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। यही लिखा गया है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, वो हमेशा नहीं चलने वाले हैं, है ना, ये बात तो है ना, आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे विल नॉट लास्ट इनडेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलते रहेंगे, चलते ही चले जाएंगे, कितना भी कंज्यूम कर लो, है ना। तो ये बातें फिर से रिपीट ही हो रही हैं, फिशरीज विल कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपीयर, ग्रासलैंड्स विल बिकम बैरन वेस्टलैंड्स। देखिए जब हम किसी पार्क में जाते हैं तो कितना सुंदर लगता है नहीं, ऐसे जो बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, वो ग्रीनरी जो हमारी आँखों को भी शुद्धता देती है और ओवरऑल जिससे ये सारी धरती चलती है, बेसिकली शुद्ध हवा बहती है, फिर बारिशें होती हैं, सब कुछ होता है, दे विल ऑल बिकम बैरन। बैरन का मतलब हो गया ना जैसे जो जिसके ऊपर कोई खेती नहीं हो रही है ना, बंजर वेस्टलैंड्स में वो हो जाएगा। और क्रॉपलैंड्स विल लूज देयर फर्टिलिटी। देखो अगर ज़मीन उपजाऊ ही ना रहे, हैं उसमें कुछ उगे ही ना, तो क्या फ़ायदा है, बेकार हो जाएगा ना सब कुछ। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल इंक्रीज ड्राइनेस एंड हीट। अब अगर आप जंगल ख़त्म कर दोगे तो फिर क्या होगा, चारों तरफ जो है वो गर्मी बढ़ जाएगी, है ना, ड्राइनेस हो जाएगी, और उससे क्या होगा, लेस रेनफॉल, फिर बारिशें नहीं होंगी। सारा खेल एक्चुअली ना कहीं बारिश से कनेक्टेड है। फ्रेश एयर एंड फ्रेश वाटर, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसके लिए बायोलॉजिकल सिस्टम का मेंटेन रहना ज़रूरी है। और ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अर्थ जो है एक ओवर हीटेड प्लेस बन जाए, अर्थ बिकमिंग एन ओवर हीटेड प्लेस, इस बात की बड़ी प्रोबेबिलिटी है, अर्थ बिकमिंग एन ओवर हीटेड प्लेस। अभी ग्लोबल वार्मिंग की जो बात चल रही है ना, जो समझदार कंट्रीज़ हैं, समझदार लोग हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि ऐसा होने से ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ सकता है और उससे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जिससे वही है, बार बार वही बातें कहते हैं, डेजर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, पुअर लैंडस्केप्स, एलिंग एनवायरनमेंट, ये सब बातें फिर कॉमन हो जाएंगी फ्यूचर में जाके, अगर अर्थ एक ओवर हीटेड प्लेस बन गया तो। ठीक है ना, तो मैंने अपनी तरफ से टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं। ये असाइनमेंट आप हमारी वेबसाइट ngpeducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने डिस्कस कर दिया है, इतना आंसर अगर आप लिखते हैं तो सफिशेंट है। अगर ज़्यादा लंबा कहा जाए तो समरी आपने पूरी पढ़ी है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उस हिसाब से आप इसको और फर्दर एलिब्रेट और ज़्यादा पॉइंट्स देके कर सकते हैं। नाउ विल टेक अप क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। ये वही बात कर रहा है बेसिकली ना, कि भाई हमने ये कोई पिताजी की दी हुई ज़मीन नहीं है जिसको हम हमेशा यूज़ करते रहे, अल्टीमेटली हमने अपने बच्चों को देनी है ये सब, है ना। तो हम तो एक तरह से किराएदार हैं, और यहाँ पर वो उसी सेंस में किया गया है कि हमने इसको कोई अपने फोर फादर से इनहेरिट नहीं किया, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये तो हमने एक तरह से अपने बच्चों से उधार ली भी, कहने का मतलब है उधार हमने जिससे ली होती है वो चीज़ उसको देनी होती है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो सेंस में है कि जो आज हमें जीवन मिला हुआ है, जो आज हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये आज नहीं तो कल हमें अपने बच्चों को देने हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको दें। तो दिस स्टेटमेंट इज़ बाय मिस्टर लेस्टर ब्राउन, है ना।
ये उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी खूब करते हैं कि कोई भी चीज़ हमें मिल जाती है तो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। जैसे मैंने कहा पर्सनल लाइफ में कोई दोस्त होता है ना, हम उसकी परवाह ही नहीं करते, हम सोचते हैं तो है ही, आ ही जाएगा, चाहे उसको फ़ोन करो मत करो। कोई भी चीज़ जब पास होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, फिर जब वो छूट जाती है हाथ से, चली जाती है हमसे दूर, कोई भी वस्तु कोई व्यक्ति, तब हम उसकी वैल्यू समझते हैं। यही प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के साथ आ रही है, यही प्रॉब्लम प्लेनेट अर्थ के साथ है। हम उसके नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम किए जा रहे हैं, उसकी ब्यूटी को ख़राब किए जा रहे हैं, हवा को गंदा किए जा रहे हैं, पानी को बर्बाद किए जा रहे हैं। बट जिस दिन ये चीज़ें नहीं रहेंगी तब हम इसकी वैल्यू समझेंगे, है ना। यहाँ पर उसी साइंस में कहा जाए है कि आप इसको ऐसे ख़राब कर रहे हैं एज इफ़, है ना, एज दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम फोर फादर, जैसे कि पुरखों से हमें मिला हो। जबकि फैक्ट क्या है कि रियल ऑनर्स जो है वो इसके बच्चे हैं। द रियल ऑनर्स, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ, द फैक्ट दैट द रियल ऑनर्स ऑफ द लैंड आर आर चिल्ड्रन, कि जो बच्चे हैं वो इसके असली मालिक हैं। ये पॉइंट स्ट्रेस किया गया है, द रियल ऑनर्स ऑफ द लैंड आर आर चिल्ड्रन, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने बाद में हमारे बाद उस जगह को ले लेना है। तो हमें अभी इतना कंज्यूम नहीं कर देना है नेचुरल रिसोर्सेज को कि कल को उनके लिए कुछ बचे ही नहीं। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी लाइन कही गई है, मैं इसको भी अंडरलाइन करके हाईलाइट करना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट, कि वी आर ओनली कस्टोडियन। कस्टोडियन पता है क्या होता है? अब जैसे मान लेते हैं आप एक मंदिर में गए या कहीं भी इस तरह की जगह में गए, आपने बाहर जो है वो अपना मोबाइल या अपना बैग रखवा दिया और एक टोकन ले लिया। अब जब आप वापस आओ तो आप देखो कि वो बंदा जो है वो उस मोबाइल पर खेल रहा है या कॉल कर रहा है। तो वो है, भैया ये चीज़ तो तेरे को सिर्फ रखने के लिए दी थी, तो इसको क्यों यूज़ कर रहा है? तो हमारी जो पोजीशन है वो है आज की तारीख में एक ट्रस्टी की तरह, एक कस्टोडियन की तरह, कि हमने अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट आया था, याद होगा, जिसमें ये बात हुई थी कि आप अपनी प्रेजेंट डेवलपमेंट को मत रोको, लेकिन उसको इस तरह से करो कि फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर मैनकाइंड है, वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हम जो वर्ल्ड के नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो फ्यूचर जनरेशन को भी ज़रूरत होगी, इस बात का ध्यान रखें। ये बात बार बार कही जा रही है कि दैट वी हैव बीन ओवर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर प्रेजेंट पर्पसेस। हम आज की तारीख में अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आज जो हम पोल्यूशन हवा में छोड़ रहे हैं या पानी में छोड़ रहे हैं या मिट्टी में छोड़ रहे हैं, उसका लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट होगा, हमें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, उससे ये एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, और इसके लिए मैन इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल। दैट इज़ द पॉइंट आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन, that destruction of natural resources will create an ailing environment. It is creating, not will create, it is creating. So we must preserve natural resources. यही बात पर बार बार स्ट्रेस किया जा रहा है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है, लेकिन उतना जितना बहुत ज़रूरी है। बाकी का हमें आने वाले बच्चों के लिए, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स होंगी, उनको हैंड ओवर करना है। दे आर द रियल ऑनर्स, राइट। चलिए लास्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। मेरे ख्याल से इस पे समरी में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, और साथ में जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो भी इसी पॉइंट को स्ट्रेस कर रहा था कि भाई ओवर पॉपुलेशन से क्या प्रॉब्लम। ओवर पॉपुलेशन से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। ज़्यादा जब बच्चे होते हैं तो सबसे पहले तो पढ़ाई की प्रॉब्लम आती है। एक ही घर में अगर बहुत सारे बच्चे हों तो पेरेंट्स के लिए उन सबको संभालना, उनको पढ़ाना, किताबें, स्कूल की फ़ीस भरना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर हेल्थ, उनके लिए खाना भी उतना क्वालिटेटिवली शायद नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो हो जाएंगी। अगर कोई बहुत अमीर है तो वर्ल्ड का जो रिचेस्ट आदमी है उसके पास भी है तो 24 ही घंटे, ऑफिस भी जाएगा, काम भी करेगा, सोएगा भी, तभी तो रिच है। तो अगर उसके एक बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे, तब तो वो ध्यान दे भी लेगा। अगर उसके 8 बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे, तो कहाँ से ध्यान देगा?
तो पर्सनल अटेंशन तो डाइल्यूट होगी ना। तो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम तो घर से डे 1 से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उस पर भी ओवर स्ट्रेन पड़ता है। नहीं, आज गवर्नमेंट जो है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वीडियो में भी, इससे पहले जब समझा रहा था कि जो मेट्रो है दिल्ली में जैसे बनाई है, अभी वो इतना उसमें ओवर पॉपुलेशन की वजह से स्ट्रेस पड़ रहा है। इतनी डीटीसी की बसेस जैसे दिल्ली में फॉर एग्जांपल चल रही हैं, या जिस भी आप सिटी या स्टेट में इसको पढ़ रहे हैं वीडियो को, वहाँ भी ये प्रॉब्लम अगर पॉपुलेशन की है तो आप महसूस करते होंगे भीड़ ही सारी मुसीबत की जड़ है। भीड़ कहाँ से आई? ओवर पॉपुलेशन से तो आई। कॉलेजों में सीट्स 100 है और अप्लाई बच्चे 500 कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ रिजर्वेशन करना पड़ता है और तरह तरह की समस्याएं हैं। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे तो फिर ये समस्याएं आएंगी नहीं, चीज़ें अपने आप कंट्रोल में रहेंगी ना। तो ओवर पॉपुलेशन से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे एग्जांपल इसमें, अब चैप्टर के एंगल से ओवर फिशिंग, चैप्टर के एंगल से ना, अभी तो मैंने जनरल आपसे बात किया, ओवर फिशिंग हो रही है, देन फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, वही बार बार घूम के ना उसी चीज़ को ये हर एक आंसर में ले रहे हैं, और आपको भी वैसे ही करना है। खैर, ग्रासलैंड्स आर बिकमिंग डेजर्ट्स, तो ले दे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं को हर क्वेश्चन के आंसर में यूज़ किया जा रहा है, और आप भी वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन दिए, कोई एक ही आएगा। मोरलेस जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब कनेक्टेड ही हैं, तो इसी चैप्टर से आपको मिल जाएंगी, है ना। और ये स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ को भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसमें। अगर ओवर पॉपुलेशन होता है तो एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट करना मुश्किल रहता है। देन अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरली अगर नौकरियां 10 हैं और उसको पाने के लिए 100, 500, 1000, 10,000 आदमी खड़े हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनसफिशिएंट प्रूव होता है, ये तो मैंने बोल ही दिया, कई बार बोल दिया। और इससे हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है नेचुरली। अब इतने सारे लोग होंगे तो कुछ तो कूड़ा करकट मचाएंगे ही, पोल्यूशन मचाएंगे ही, है ना। और वो बहुत सारी इससे बीमारियां भी हो जाती हैं, जब इतने हर चीज़ में लोग ज़्यादा घुसे रहते हैं, उतना हाइजीन भी नहीं रह पाता है। तो कुल मिलाकर इन ब्रीफ, ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्याओं की जड़ है। और जो हमारा चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट, वो तो पूरी तरह से, जिन्होंने लिखा है ये नानी पालखी वाला, वो तो पूरी तरह से पॉपुलेशन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जो प्लैनेट की बर्बादी हुई है ये बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। 750 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, धरती इतनी भी बड़ी नहीं है। और अगर ये 750 करोड़ कल को 1500 करोड़ हो जाए तो सोचिए कि कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। और ऐसे में कैसे इस धरती पर काम चलेगा? इतनी भीड़ हो जाएगी हवाई जहाज में, ट्रेन में, प्लेन में, कि कैसे भी शायद जीना संभव नहीं हो पाएगा। देखिए होता है क्या। खैर, फिलहाल मेरी तरफ से ये चैप्टर में इतना ही, और आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। असाइनमेंट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर ही सकते हैं, है ना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।